गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सभी मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग बहुत प्यारे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों चौपाल बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आप सभी मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथी, सभी जो आरआरबी की या बैंक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जुड़ते चले जाएं। सुरजीत पासवान, रियू, विनीत, रियू कह रही गुड आफ्टरनून, गूगल सर थैंक यू। रियू, ये सब आप लोग का प्यार है। श्वेता, अदिति, प्रिंस, योगेश, जतिन, सिमरन, विनीत, विकास, प्रीति, रानी, सभी लोग जुटे जाइए। इतने बच्चे हैं कि सबके नाम लेते रहेंगे तो पूरी क्लास जो है निकल जाएगी। इतने बच्चों ने एनरोलमेंट किया है, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना भरोसा दिया है कि हम लोग बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ और आप लोग को जीरो से हीरो बनाएंगे। आप लोगों को प्लिंथ टू पैरामाउंट ले जाएंगे, आप लोग को बेसिक से एडवांस सिखाएंगे, आप लोग को हिंदी में ही नहीं इंग्लिश में भी हीरो बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, जीए में भी मजबूत बनाएंगे, करंट अफेयर में भी मजबूत बनाएंगे, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट के आप लोग सुपरस्टार बनेंगे। अमन सिंह जी, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को निकालोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकलेगा। इतना बढ़िया हम लोगों ने टाइम लिया है और इस समय कोई भी जो है वो नहीं है, कोई भी आरआरबी का बैच नहीं लॉन्च कर रहा है, हम लोगों ने लॉन्च किया। निशा अलावत करी, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। ठीक है, शोभा कह रही सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से बुक से करें? जीए के लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, बस मेरे क्लासेस की जो पीडीएफ है वही सब कुछ है। आशीष कुमार जी कमेंट जा रहे हैं लेकिन आपको बस अपने कमेंट दिखेंगे, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, चौपाल बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसमें आपकी सुबह 9 बजे मैथ की क्लास होती है, रीजनिंग की 10 बजे क्लास होती है और 1 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास है, 2 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास है और 3 बजे मेरी क्लास के बाद हिंदी और इंग्लिश की क्लास है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अर्चना, आप हाउस वाइफ है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगी, टेंशन की बात नहीं है, सबका हो जाएगा। पहली बार में ही बैंकिंग होता है, अब पहली बार में ही हो जाता है। अभी मैं एक बच्चे का सैटरडे को मॉक इंटरव्यू कर रहा था, वो आईबीपीएस पीओ निकाला, जोमेटो का डिलीवरी बॉय था वो लड़का। उसका वीडियो 1-2 दिन में आप लोग देखोगे बैंकिंग बाई रोजगार वितरण की चैनल पर, तो आप देखोगे कि डिलीवरी बॉय लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। 21-22 साल उसकी उम्र होगी, छोटा सा बच्चा लग रहा है। राजवीर का, यू आर माय फेवरेट, थैंक यू थैंक यू। पीडीएफ एक लोग कह रहे रीजन की नहीं आई, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, अपलोड करने वाला कर देगा, आप टेंशन मत लिया कीजिए। ओके, प्रीति कह रही सर आपसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि पक्का एग्जाम क्लियर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। 10 दिन पहले तक जीए समझ में नहीं आती थी, अब मजा आ रहा है। यही होता है, शुरू में 4-5 दिन तो आपके आगे अंधेरा लगता है, फिर सब समझ में आने लगता है। मेरा इंटरव्यू बैच भी चल रहा है, तो अपने जान पहचान के मित्रों को बता सकते हैं कि जो लोग बैंक में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो जो है यहाँ पर ये बैच फ्री बैच है। इसमें हम लोग रहना, खाना, यहाँ आना सब फ्री में दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू, यहाँ आके बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, सब कुछ रोजगार वितरण की चैनल पे फ्री में हो रहा है, फ्री में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, राधे श्याम जी थैंक यू। दोस्तों एक चीज बस मेरी बात मान लेना, एक चीज आप लोग मेरी बात मानोगे, एक चीज मेरी बात मानोगे। पहली बार कुछ आप लोगों से बोल रहा हूं, कुछ पहली बार आप लोगों से बोल रहा हूं, कुछ मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि आपकी सफलता में मेरी सफलता है। ये क्लास मत छोड़ना, हाईएस्ट अटेम्प्ट की गारंटी लिखी हुई क्लास मत छोड़ना। ये क्लास यूट्यूब पर होती है, इस क्लास को बस एग्जाम तक मत छोड़ना। इतना डिटेल्ड नॉलेज देता हूं, यहां तो मान लो केवल बैंकिंग की नॉलेज मिल रही है ना, सुबह यूट्यूब पे जो करंट अफेयर होता है तो आपको चौतरफा नॉलेज में देता हूं, देश दुनिया की नॉलेज देता हूं, हर इशू की नॉलेज देता हूं, हर टर्म समझाता हूं, हर चीज समझाता हूं। इस क्लास से आपको हर चीज मिलेगी, हर फायदा होगा और इस एग्जाम से आप जो है स्टेट लेवल के भी एग्जाम कर पाओगे और सिपाही भर्ती, पुलिस भर्ती, एफसीआई, रेलवे, एसएससी, इंश्योरेंस, बैंक, आईएएस, पीसीएस सब एग्जाम आप कर पाओगे। दोस्तों बस इस क्लास को छोड़ना नहीं। यूट्यूब पर यह क्लास सुबह 6:30 बजे होती है, इस क्लास को मत छोड़ना। जैसे आपके पिताजी अखबार पढ़ते हैं रोज, वैसे ही आपको एक बार देश दुनिया की जानकारी लेनी, मत नोट करना, लेकिन एक बार पूरा सुन लेना, जो अच्छा लगेगा वो नोट कर लेना। लेकिन ये जो क्लास अगर आप करने लग गए मेरे बच्चे, तो फिर आपको बता दे रहा हूं कि सफलता अर्जित करने से, हाईएस्ट अटेम्प्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं कर सकता। जो कर रहे हैं उन बच्चों से पूछना, टेलीग्राम पे सब जुड़े होंगे ना आपके साथ, उनसे पूछना, मजा आ जाएगा। इस क्लास को आप करिएगा तो आपको मजा। बहुत सारे बच्चे डेमो क्लास में बताने के बाद करने भी लगे हैं, उसका मैं रिवीजन भी कराता हूं। शाम को 5 बजे जैसे जो मंथ खत्म हो जाता है उसका रिवीजन भी कराता हूं। जैसे फरवरी चल रहा है तो दोस्तों इसका जो है रिवीजन करा रहा हूं, जनवरी का क्या करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं। तो ये रिवीजन की क्लास जो शाम को 5 बजे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, कच्चा माल कौन सा है? सुबह की क्लास, सुबह की क्लास। ठीक है, बात समझिए, ये क्लास फ्री है, ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर होती है, ये यूट्यूब पर है। सौरभ सिंह कह रहे यूट्यूब चैनल किस नाम से है? बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित, बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित, बैंकिंग बाई आईडब्ल्यूए। जिस चैनल पर आपकी 3 दिन फ्री डेमो चली है, जिस चैनल पर आपकी 3 दिन फ्री डेमो क्लास चली है, उसी यूट्यूब चैनल पर सुबह 6:30 बजे वाली क्लास आपको करनी है। जो अच्छा लगे वही नोट करो, बुलेट पॉइंट में नोट करो, है ना, बुलेट पॉइंट में मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट दे के नोट करो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा कथा लिखना आपको। ठीक है, पूरी मेहनत से आप लोग को मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना। डाउट लास्ट में लूंगा आप लोगों का, ऐसा भी नहीं है कि डाउट नहीं लूंगा, डाउट भी आप लोगों का लूंगा, लेकिन लास्ट तक, लास्ट के 5-10 मिनट आपके डाउट्स के लिए भी रखूंगा रोज इसी पर। ठीक है, हर क्लास में लास्ट के 5 मिनट में डाउट लेता हूं, शुरू में क्योंकि पढ़ाता हूं। ये कल हम लोगों ने लास्ट डेमो क्लास में ये पढ़ा था कि आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपए से हुई थी। एक बार रिवीजन करा देता हूं पिछली क्लास का, क्योंकि पिछली क्लास फ्राइडे को हुई थी, शुक्रवार को तो थोड़ा वो हुआ था। देखिए बच्चों, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश, यानी कि दोनों भाषाओं का पूरा मान सम्मान रखा गया है, पूरा जो है मान सम्मान रखा गया है। आपको हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। जब तक ना समझ में आए तब तक पूछते रहना, मैं बताता रहूंगा। लेकिन
क्वेश्चन का आंसर केवल टॉपिक वाली बात कर दिया जाएगा, जो सामने पेज चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन इस पेज से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है इस पेज संख्या से, उसको लास्ट में लिया जाएगा। ठीक है, उसका लास्ट में लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही सौरभ तिवारी जी? चलिए, तो दोस्तों अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप जो है ऐसे क्यों नहीं लिखते हो आरबीआई, आप ऐसे क्यों नहीं लिखते हो आरबीआई, आप ऐसे क्यों लिखते हो आरबीआई। ठीक है, तो इसका जवाब यह है कि आप ऐसे क्यों लिखते हो अपनी गर्लफ्रेंड को बाबू थाना थाया। ये बताओ, ये तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों लिखते हो बाबू थाना थाया, फिर हिंदी में क्यों नहीं लिखते हो देवनागरी में? क्या इसमें बाबू पढ़ना मुश्किल है कि थाना की थाया? एक बात बताओ, ये एसएमएस और व्हाट्सएप का युग है, आजकल रोमन लिपि में ही हिंदी लिखी जा रही है, तो मैं भी हिंदी लिखता हूं, रोमन लिपि में ही लिखता हूं, ताकि देश का कोना कोना का बच्चा जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ सके। बात समझ में आ रही है? ओके, देश का कोने कोने का बच्चा सब देवनागरी लिपि नहीं जानता है। मैं बोलता हिंदी में हूं क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, हिंदी मीडियम छात्र हूं, मैं हिंदी में बोलता हूं। मैं 1,38,644 बोलता हूं, तो बच्चों के समझ में नहीं आता है जो 1,38,000 बोलने वाले हैं, इसलिए मैं लिख देता हूं उनके लिए। बाकी तो मैं तुम्हारा ही हूं, हिंदी मीडियम छात्र हूं, मैं हिंदी मीडियम वाला अध्यापक हूं, इसीलिए रोजगार भी अंकित ने मुझे जो नौकरी दी है कि ये हिंदी वाले टीचर है, हमारे हिंदी भाषी बच्चों को यही पढ़ा पाएंगे, इनको खुद अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे कैसे? तो हम तो तुम्हारे में के हैं बच्चों, हिंदी वाले हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए जो अरुणाचल प्रदेश से पढ़ रहा है, असम से पढ़ रहा है, कन्याकुमारी से पढ़ रहा है, तमिलनाडु से पढ़ रहा है, केरल से पढ़ रहा है, कर्नाटक से पढ़ रहा है, उस बच्चे को कश्मीर से पढ़ रहा है, उस बच्चे के लिए मैं उसी हिंदी को देवनागरी की जगह रोमन लिपि में लिख देता हूं, इंग्लिश में नहीं लिखता हूं, लिपि बस देवनागरी की जगह रोमन यूज करता हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। मैं पीडीएफ नहीं डालता हूं मालिक, कोई अध्यापक पीडीएफ नहीं डालता है, हमारी पीछे टीम है जो इस चैनल को चला रही है, जो ये आपके कमेंट देख रही है, वो इसका पीडीएफ कन्वर्ट करते हैं और फिर वो भेज देते हैं उस टीम को, व्हाट्सएप कर देते हैं जो अपलोड करती है। हर टीम का अलग अलग काम है, अब वो फिर जब फ्री होता है तो उसके पास जितने भी पीडीएफ होते हैं वो अपलोड करता है। ठीक है, मैं सब डाउट दूर कर देना चाहता हूं क्योंकि आप नए बच्चे हो, हमारे सिस्टम से जुड़े हो, आपको यहां का कायदा कानून पता होना चाहिए, और ये मैं आपको ही बताऊंगा, डेमो में नहीं बताया, क्योंकि आप अब हमारे संस्था से जुड़ चुके हो, हमारे परिवार के हिस्सा बन चुके हो, आप लोगों ने पैसे दिए हैं तो आप लोगों को हर बात जानने का हक है। पीडीएफ आंचल दुबे पूछ रही कहां मिलेगा? वहीं मिलेगा जहां रिकॉर्डेड वीडियो है। जब आप इस चैनल पे जाते हो तो ऊपर लाइव लिखा होता है, वीडियो लिखा होता है, सबकी फोटो बनी होती है। हर टीचर के फोटो में जाओगे तो उसकी सारी क्लासेस की वीडियो भी मिल जाएंगे, पीडीएफ उसके बगल में मिल जाएगा। दो तरीके के पीडीएफ मिल जाएंगे, बोर्ड पीडीएफ अलग मिलेगा और हैंड रिटन नोट्स वाला पीडीएफ भी दिया जाएगा, हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ भी मिलेगा, हिंदी में मिलेगा ताकि हिंदी वाले बच्चों को फायदा हो सके। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपना वीडियो देख लेना, वीडियो में हर टीचर के वीडियो के बगल में उसकी पीडीएफ थोड़ी देर बाद या कल वाली तो अपलोड हो ही चुकी होगी। दोस्तों कल हम लोगों ने आरबीआई का पूरा इतिहास पढ़ा था, इसके बारे में बात हम लोग ने की थी कि जो है 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सवाल ये उठता है कि भारतीय रिजर्व बैंक है क्या? तो भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों भारत का सेंट्रल बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। ये जितने चेक क्लियरिंग हो रहे हैं, यूपीआई हो रहा है, फंड ट्रांसफर हो रहा है, दो बैंकों के बीच में, उसका मीडिएटर है, करेंसी छापने का अधिकार है, करेंसी को डिस्ट्रॉय करने का भी अधिकार है। ये वो आरबीआई है जिसके इर्द गिर्द भारत की इकोनॉमी घूमती है, ये वो आरबीआई है जो सारे बैंकों को विनियमित करता है, बैंकों के ब्याज दरों को विनियमित करता है, जनता के हितों को ध्यान में रख के बैंकों के लिए नियम बनाता है, और जो बैंक नियम तोड़ते हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाता है, पेनाल्टी लगाता है, और बुरा अगर किया उसने, अगर उसने कुछ गड़बड़ घोटाला करने की कोशिश की तो उस बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल करने का अधिकार है, लाइसेंस देने का भी अधिकार है, लाइसेंस कैंसिल करने का भी अधिकार है, और अगर ज्यादा घाटे में चल रही है तो उसको विलय भी कर देता है, बड़े बैंक में मर्ज भी कर देता है उस छोटे बैंक को, ताकि जनता का नुकसान ना हो। आज बैंकों पे ये जो भरोसा हमारा है ये आरबीआई की वजह से, ये जो बैंकों पे भरोसा हमारा है ये आरबीआई की वजह से, वरना बैंक तो कब का पैसा लेके भाग जाते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आरबीआई के बारे में इन्हीं सब बातों को हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। ये जो मैंने बोला है ना सब लिखित में है, सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपका जो मन करे नोट करो, लेकिन नोट जरूर करो, कुछ ना कुछ नोट करो, पेपर पेन लेके बैठो जरूर, जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे, क्योंकि इससे आपकी अटेंशन बनेगा, क्लास का मूड बनेगा, क्लास का आभास होगा, और जो माथे से अच्छा खाता होता है, जो आप बात भूल जाओगे, अच्छी लगी बात, वो माथे में 2 दिन बाद भूल जाएगा, खाते में रहेगा तो जीवन भर रहेगा। जो बात तुम्हारे दिल को छू गई, जो बात तुम्हें लगी वाह, उसको लिख लो, जिस बात से तुम्हारे अंदर से वाह निकल जाए लिख लो। ठीक है, ओके। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक किन 2 देशों के सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर चुका है, किन 2 देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे बच्चों ने दिया है और बहुत अच्छा दिया है, बहुत बढ़िया दिया है कि दोस्तों म्यांमार और पाकिस्तान। म्यांमार का दोस्तों पुराना नाम बर्मा था, बर्मा भारत से ही अलग हुआ था दोस्तों, भारत से ही अलग हुआ था, तो ये जो है बुद्धिस्ट कंट्री बन गया, आज इसे म्यांमार कहते हैं। उस समय बर्मा की राजधानी जो थी वो दोस्तों जो है क्या थी, रंगून। आखिरी मुगल बादशाह जहां पे बंदी बना के गया था, नजर कड़ी पार हुआ था, बहादुर शाह जफर की मजार वहीं पर है। अब ये जो है दोस्तों बर्मा हो गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं आज कंप्यूटर की क्लास नहीं हुई, अच्छा ओके, हो सकता है सर कहीं बाहर गए हों किसी जरूरी काम से, है ना, क्योंकि वो जो है कंप्यूटर सर मेन चैनल के टीचर हैं और उनको वो जो है बहुत सारे उनके और भी जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, तो हो सकता है कि नहीं हुई होगी। निखिल सिंह कह रहे हैं यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तब तक मैं ये बताता हूं कि राष्ट्रीयकरण कहते किसको है।
राष्ट्रीयकरण तो बिल्कुल बर्मा और पाकिस्तान जब अलग हुए तो उनके पास तो आरबीआई गया नहीं, क्योंकि आरबीआई मुंबई में था। आरबीआई जब मुंबई में था तो वो तो भारत में ही रह गया, तो नोट छापने का काम पाकिस्तान के लिए भी किया, पाकिस्तान के लिए भी किया। ठीक है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी सरकारी कंपनी को प्राइवेट किया जाता है तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब किसी प्राइवेट कंपनी को सरकारी बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कहते हैं। और किसी कंपनी को सरकारी कब कहते हैं? किसी कंपनी को, सुनिधि कह रही सर बैंकिंग जीए का सिलेबस क्या है? सिलेबस मैंने फर्स्ट डेमो क्लास में बताया है। जिस क्लास में मैंने बजट का इतिहास बताया था उसमें मैंने आपको बैंकिंग का चैप्टर वाइज सिलेबस दिखाया था। तो बस जीए में ना हिस्ट्री आती है, ना ज्योग्राफी आती है, ना पॉलिटी आता है, ना प्राचीन इतिहास, ना माध्यमिक इतिहास, ना आधुनिक इतिहास, ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नागेंद्र जी आपका मैसेज आ रहा है। बस बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर वाले के लिए यूट्यूब वाली सुबह की क्लास, क्योंकि रोज क्या क्या अपडेट हो रहा है आपको पता होना चाहिए, तो यूट्यूब वाले बस इस बैच के अलावा आपको एक यूट्यूब की क्लास देखनी है सुबह 6:30 बजे जीए के लिए। बैंकिंग अवेयरनेस यहां कराऊंगा और करंट अफेयर वहां करना है। तो बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर बस दो चीजें आती हैं। बैंकिंग अवेयरनेस एसएससी के जीएस के जैसा यहां का जीएस नहीं होता है। एसएससी के जीएस के जैसा यहां नहीं होता है। यहां बहुत लिमिटेड होता है, बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन टफ भी होता है, क्योंकि करंट अफेयर में पुरानी बात पूछ लेता है। तो मैं उस हिसाब से सुबह 6:30 बजे कराता हूं। हर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई ओल्ड इन्फो, कोई एडिशनल इन्फो, कोई पुरानी इंफॉर्मेशन, कोई स्टैटिक जीके जरूर बताता हूं, और वही आपको एग्जाम में ना स्टैटिक जीके अलग से कुछ नहीं आता। जो करंट में इशू है, करंट में जो चीज हुआ है, वही फेस्टिवल पूछ लेगा, वही अवार्ड पूछ लेगा, वही बुक पूछ लेगा। कोई ऐसा नहीं कि सन 47 की बुक पूछेगा, तो कुछ नहीं, सब कुछ 6 मंथ करंट अफेयर से ही होगा, लेकिन उससे रिलेटेड कोई पुरानी बात। इसीलिए कछुआ ही रेस जीतता है हमारे जीए में, खरगोश नहीं जीत पाता। ठीक है, शालिनी सिंह सर आप मेरे फेवरेट टीचर हो, थैंक यू थैंक यू। 1 जनवरी 1949 को दोस्तों ये नेशनलाइजेशन हुआ था, जबकि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ओके, यहां पे तो कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो कोई कंपनी सरकारी कैसे बनती है? जब किसी कंपनी का शेयर 50% से ज्यादा जिस व्यक्ति का हो जाता है वो उसका मालिक हो जाता है। एमडी रेड्डी के मैं आज के बाद कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि सर रिप्लाई नहीं देते हैं। तुम सोचो इस समय कितने बच्चे देख रहे होंगे, तुम बिलीव तो कर ही सकते हो कि 1000 से ऊपर बच्चे होंगे, और सब कमेंट कर रहे होंगे, तो मैं सबका कमेंट पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई अगर आपका प्रश्न है तो लास्ट के 5 मिनट में पूछना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, जैसे दिख जा रहा है मुझे मेरी कमजोर आंखों से वही दिख जा रहा है। पूजा जी आपके कमेंट दिख रहे हैं, कमेंट दिख रहे हैं। आशीष पाठक जी कह रहे सर नोट्स कैसे बनाएं? मैं तो कह रहा हूं जो अच्छा लगे वो लिखो, पीडीएफ आपको मिलेगा, नोट्स बना लेना उससे। अभी क्लास में बस जो अच्छा लगे वो लिखो, क्लास के बाद तुमको जो पीडीएफ मिलेगा और हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा, तो तुम्हें जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो मन करा वो लिखो, नोट्स सब हम बना के दे रहे हैं। ठीक है, सब हम यहां लिख रहे हैं, सब पीडीएफ के रूप में मिलेगा, सब नोट्स जो है आपको हैंड रिटेन भी मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अपने हाथ से लिखो, क्योंकि जो अपने हाथ का लिखा हुआ होता है ना उसकी कोई कीमत नहीं है। वो जो दूसरा कोई दे देगा ना तो उसका मजा नहीं है। जो अपने हाथ का नोट्स होते हैं, मेरा पर्सनल अनुभव है, जो अपने हाथ के नोट्स होते हैं ना उसको जब पढ़ना पलटो ना तो पूरी पूरी क्लास की आवाज गुजरने लगती है, पूरा टीचर की आवाज गुजरने लगती है। इसलिए अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। नोट कमाना है तो नोट करना होगा, लिखना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो ऑसबॉर्न स्मिथ अंग्रेज थे, उन्हीं को इसका आरबीआई का पहला गवर्नर बनाया गया। और जो आरबीआई का गवर्नर होता है वही तो उसका हेड होता है, वही तो आरबीआई का हेड होता है, आरबीआई का प्रमुख होता है। आरबीआई के प्रमुख को गवर्नर कहते हैं। जैसे 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन, 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल, 25वें गवर्नर थे दोस्तों 2018 से लेके अभी 2024 तक थे, अभी पिछले महीने तक थे, दिसंबर तक थे कह सकते हो, दिसंबर 2024 तक ये थे शक्तिकांत दास। और अभी जो 26वें गवर्नर बने हैं दोस्तों वो कौन बने हैं ये तो आप कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। पवन कर माय फेवरेट टीचर सर गाजीपुर से। तो गाजीपुर के बगल में मैं रहता हूं, बनारस में, वाराणसी में। अब तुम कौन से गाजीपुर में रहते हो पता नहीं। ठीक है, ओके। निष्ठा ओझा कह रही सर राइट खुद के नोट्स पढ़ते टाइम आवाज गूंजती है आपकी, तो तुरंत पूरा लेक्चर याद आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? सर ऑसबॉर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। वह 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक गवर्नर के पद पर रहे। देखो ये ट्रांसलेट करने में, इंग्लिश का हिंदी करने में गवर्नर को राज्यपाल कर दिया। यही सब गूगल ट्रांसलेट में ध्यान जो है देना चाहिए। हालांकि कृपया ध्यान दें कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी भारतीय रुपए के किसी नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका वजह क्या हो सकता है, जबकि नोट पर आरबीआई के गवर्नर का ही हस्ताक्षर होता है। ओके, आरबीआई के गवर्नर का ही हस्ताक्षर होता है, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने क्यों नहीं किया? तो दोस्तों क्योंकि ये 1937 में रिटायर हो गए और 1938 से आरबीआई ने नोट छापना शुरू किया। 1938 यानी 1938 से आरबीआई ने नोट छापना शुरू किया है। दोस्तों जो ब्रिटेन सबसे बड़ा जो उपाधि देता है वो नाइटहुड की उपाधि देता है, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी दिया गया था। यहां पर इनको नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। खैर ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ओके, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सुनील कह रहे हैं सर मैंने बीए बीएचयू से करी है, छित्तूपुर में रहता हूं। वाह, सीगरा के पीछे, सीगरा महमूदगंज के बीच में।
ऋतिक कह रहे सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को सर्किल कर देना। अच्छा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को सर्किल करना है तो कर तो दिया है, लिख तो दिया, सर्किल तो मैंने वही किया है जो है, बाकी ये तो मैंने तुमको पढ़ा ही दिया है। वर्तमान गवर्नर चेंज हो गए हैं, अब शक्तिकांत दास जी नहीं है, संजय मल्होत्रा जी हैं। तुम लोग जो बोलोगे वैसे कर देंगे यार, तुम्ही लोग की क्लास है ये, क्लास मेरी नहीं है, ये क्लास तुम्हारी है। तुम जैसे बोलोगे वैसे कर देंगे, तुम बोलोगे इंपॉर्टेंट सर्किल कर दीजिए वैसे कर देंगे, तुम जैसा बोलोगे वैसा कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो बस। और जब तक सेटिस्फाइड ना हो जाओ तब तक मैं उसी पेज पे रहूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई? और दोस्तों कौन कौन से बच्चे जो 999 में ज्वाइन किए हैं? 999 में ज्वाइन करने वाले बच्चे जो है कमेंट करें। यूट्यूब में ये क्लास नहीं होगी, ये क्लास केवल 3 दिन डेमो के लिए यूट्यूब पे चली थी। अर्जुन यादव कह रहे सर जीए किंग आपकी वजह से मेरी जीए मजबूत हो गई, थैंक यू। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, सुनीता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 999 में लेना पड़ेगा। 999 में जो लोग ज्यादा दिमाग लगाए हैं वही लोग 999 में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई और बैच ही नहीं है कहीं पे भी, इतने अनुभवी टीचर भी नहीं है कहीं। सबकी क्लास आज की है, तुम लोग मजा आया? मजा आया? टीडी देशमुख जो है दोस्तों ये 1943 में आरबीआई के गवर्नर बने, 1943 में। उसके पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे दोस्तों चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। ये जुड़ गए थे आरबीआई से संपर्क अधिकारी के रूप में 1939 में ही। बाद में उन्हें जो है 1941 के बाद उन्हें डिप्टी गवर्नर बनाया गया और 1943 में ये गवर्नर बने। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? जैसा कि आपने कहा कि सर्किल कर दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको सर्किल कर दीजिएगा, तो सर्किल तो केवल यही है। ठीक है दोस्तों, अभी आपके यूपी पुलिस वाले में यह क्वेश्चन आया था कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन में किसने भाग लिया था भारत की तरफ से? तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन से ही दोस्तों हमारे देश में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1944 में, और 1945 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आईएमएफ की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा आरबीआई का गवर्नर ही करता है। तो ब्रिटेन वुड समिट। एक और क्वेश्चन आया था कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बीच गवर्नर कौन था जब संपत्ति का बंटवारा हुआ था? तो वो भी चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख यानी सीडी देशमुख जी ही थे। ठीक है, तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस जो है अलग से भी पूछे जा रहे हैं, और ये बहुत मजे की बात है कि बैंक में नहीं, एसएससी में, रेलवे में पूछे जा रहे हैं, यूपी पुलिस में, सिपाही भर्ती में ये सब क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की क्लास चली है, बिल्कुल चली है, और मुझे लगता है कंप्यूटर की भी चली ही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो दोस्तों जो है हमारे साथ बनारस के लग रहा है बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, क्योंकि सब अपने अपने मोहल्ले का नाम बता रहे हैं। कोई बता रहा है पीएससी भुल्लनपुर, कोई कुछ बता रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों इसके बाद राष्ट्रीयकरण के बाद इन्हें 1950 से 56 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। यानी ये भारत आरबीआई के पहले गवर्नर थे जो आगे चल के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। अच्छा, कंप्यूटर की नहीं चली है, ओके, मतलब इसकी चली है, रीजनिंग की चली है ना, रीजनिंग की चली है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है ये बताइए। देखो अंकिता कह रही हम सारनाथ से हैं, मैं तुम्हारे बगल से हूं, पहड़िया से, पांडेपुरा सारनाथ के बीच में। सर डाउट ग्रुप ओपन होगा टेलीग्राम का? टेलीग्राम पे तुम लोग जुड़ चुके हो? ऊपर मेनू में आखिरी में टेलीग्राम का ऑप्शन होगा, टेलीग्राम पे रात को 8 बजे से 10 बजे तक आप कमेंट कर सकते हैं, और जरूरी बात ही कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछिएगा। 1 घंटे में केवल 1 मैसेज आप कर सकते हैं, इसलिए मैसेज जो है ढंग से कीजिएगा। ये एक मैसेज कर दिए झटके में, अब 59 मिनट तक इंतजार करते रहोगे, इसलिए मैसेज करने के पहले इस बात का ध्यान रखना। ओके, वेरी गुड। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर दोस्तों संजय मल्होत्रा जी हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, और ये आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के नंबर भी याद रखने होते हैं। जैसे भारत की जो है वो क्या कहते हैं 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, भारत के 15वें प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बाद संजीव खन्ना जी बने हैं, 51वें बने हैं। ओके, तो ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है? तो चलिए, जो 26वें गवर्नर जो है वो आपके आरबीआई के संजय मल्होत्रा जी हैं, और 4 उनके अंडर में डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन होता है? डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? ओके, तो टी रविशंकर जी दोस्तों एक डिप्टी गवर्नर हैं, एक स्वामीनाथन जानकी रमन यानी एस जानकी रमन या स्वामीनाथन जे कुछ भी पढ़ लो, और एम राजेश्वर राव जी हैं। तो आप कहोगे सर 3 ही दिख रहे हैं, 4 कहां हैं? तो 4 कहां हैं? तो दोस्तों जो है 4 हैं, चौथा जो थे वो माइकल देवव्रत पात्रा, अभी दोस्तों इसी महीने रिटायर हो गए, इसी महीने इनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो आप कहोगे सर ये तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी थे, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट देखते थे, तो अब वो काम कौन करेगा? तो वो काम अब राजेश्वर राव जी कर रहे हैं। तो और चौथे डिप्टी गवर्नर की तलाश भी जारी है।
चौथे डिप्टी गवर्नर की तलाश भी जारी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक लोग कह रहे हैं कि गवर्नर का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप देखो तो शक्तिकांत दास जी 2018 में बने 2021 तक के लिए, 2021 में उन्हें फिर एक एक्सटेंशन मिल गया 3 साल का, तो वो 2024 करीब 6 साल जो है शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर थे और उन्होंने कोरोना का फेज देखा, उन्होंने मंदी का फेज देखा, लॉकडाउन देखा, यूक्रेन रशिया युद्ध देखा, उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध भी देखा और इन सब के बावजूद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई को नियंत्रण में रखा, जिसके लिए उन्हें लंदन ने भी बेस्ट गवर्नर का अवार्ड दिया और उन्हें अमेरिका ने भी बेस्ट गवर्नर का अवार्ड दिया। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? ओके, करंट अफेयर की क्लास आप जब जागो तभी सवेरा, अभी से ही शुरू कर दो। जब से शुरू करोगे तब से रेगुलर रहना, और जिस दिन शुरू करोगे करंट अफेयर की क्लास जैसे आज से शुरू कर देना, तो आपको खुद आभास होगा कि इतनी जानकारी मिलती है, इतना अलग अलग क्षेत्र की नॉलेज मिलती है, अब तो ये क्लास हम छोड़ेंगे नहीं। और एक बात और बता दूं कि बैंक में करंट अफेयर ही आता है और बैंकिंग अवेयरनेस, इसलिए बैंक में करंट अफेयर ज्यादा कवर कराया जाता है और एसएससी में सारे सब्जेक्ट के बाद थोड़ा करंट अफेयर आता है, इसलिए एसएससी के करंट अफेयर में कम क्वेश्चन होते हैं, छोटा सेशन होता है एसएससी के करंट अफेयर का। तो ये, लेकिन एसएससी के करंट अफेयर करोगे तो बैंक में 4 से 5 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं आएंगे। बैंक का ही करंट अफेयर करना होगा, वो भी जैसा मैं डिटेल वाइज रिसर्च वाइज अपने अनुभव के आधार पर कराता हूं उस हिसाब से। यानी एसएससी सीलॉक्स में सम है तो बैंक ऑल है, ये कुछ है तो ये सभी है। ये सीलॉक्स वाला ये जो है सर्किल से तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हें करंट अफेयर जो है यही करना है। ओके, बात शिवम कह रहे सर, बेस्ट टीचर इन वर्ड, थैंक यू। ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। आरबीआई ने जुलाई 1948 तक बर्मा और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी भूमिका दी थी, यह भी याद रखिएगा। अभी अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेंसी पर सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर का होता है। अरे अभी अंशी जी आपका पूरा कमेंट दिख रहा है, अभी सब ना पूछा करो मेरा कमेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या करोगे? नेम द फर्स्ट गवर्नर हु साइंड ऑन द करेंसी। भारत के नोटों पर, भारतीय नोटों पर हस्ताक्षर करने वाले पहले गवर्नर का नाम बताइए। भारतीय नोटों पर, भारतीय नोट पर हस्ताक्षर करने वाले पहले गवर्नर का नाम बताइए। वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, लाइव जुड़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। करंट अफेयर्स का पीडीएफ कहां मिलेगा ये मैं बता दूंगा कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में शुरू में ही। ठीक है, अब ये सब मत पूछो भीकम यार की कमेंट दिखाएंगे, क्या करोगे अपना कमेंट दिखा के? सबका कमेंट आता है मेरे पास। मुद्रा पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों आरबीआई के दूसरे गवर्नर ने, जेम्स टेलर ने। पहले गवर्नर जो थे वो तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, दूसरे गवर्नर जो थे वो जेम्स ब्रैड टेलर थे और तीसरे गवर्नर जो थे दोस्तों वो बेनेगल सीडी देशमुख थे। यानी 1935 में ये अपॉइंट हुए हैं, 1937 में ये अपॉइंट हुए हैं और 1943 में ये अपॉइंट हुए हैं। तो ऑसबॉर्न स्मिथ ने क्यों नहीं सिग्नेचर किया नोट पर? इसके पीछे रीजन ये है कि 1938 में नोट छापना आरबीआई ने शुरू किया और 1937 में ऑसबॉर्न स्मिथ रिटायर हो चुके थे। तो भारतीय नोटों पर सिग्नेचर करने वाला पहला गवर्नर कौन था? जेम्स ब्रैड टेलर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर? एक लोग कह रहे सर आर एन मल्होत्रा कौन था? वो भी आरबीआई के गवर्नर थे। आर एन मल्होत्रा इंश्योरेंस के सारे रिफॉर्म्स किए हैं। इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म पूछा जाए तो आर एन मल्होत्रा कमेटी आप कह सकते हो, चाहे इंश्योरेंस में एफडीआई आई हो, चाहे इंश्योरेंस में प्राइवेट कंपनियां आई हो, या इंश्योरेंस पर तो रेगुलेट करने वाली आईआईडीए संस्था आई हो, चाहे इंश्योरेंस और बैंकों का टाइप कराने वाला बैंक का एश्योरेंस आया हो। चलिए अगले प्रश्न का आंसर कीजिए। आरबीआई के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने सबसे लंबे समय तक काम किया। सबसे लंबे समय तक काम करने वाले आरबीआई के गवर्नर का नाम बता दो। करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6:30 बजे होती है बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित चैनल पे, इसे याद रखना। ओके, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आप लोग को अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप लोगों को जो है सुबह की क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलने लगेगा। ठीक है, 8299287812 पर। ओके, इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं और वहां से नंबर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे लंबे समय तक दोस्तों किसने काम किया? बेनेगल रामाराव ने। बेनेगल रामाराव ने सबसे लंबे समय तक काम किया है, करीब 6 साल से भी ज्यादा, करीब 7 साल से के लगभग काम किया है। और अभी शक्तिकांत दास जी भी 6 साल काम कर लिए थे, यानी सेकंड हाईएस्ट शक्तिकांत दास जी हैं। सेकंड हाईएस्ट जो है वो कौन है? वही है। तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्यों लेके आए हैं? इसलिए एमसीक्यू के फॉर्मेट में लेके आए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। मान लो मैं ये सारी बातें तुम्हें कहानी के रूप में बताता तो तुम कहते कि सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। कोई कह रहा है कि सर आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं किया मुझे, तो कोई बात नहीं, दोबारा मैसेज कर दो, हो सकता है तुम्हारा मैसेज रह गया हो सकता है कहीं नीचे रह गया हो। तो 7 साल 197 दिन जो है बेनेगल रामाराव काम किए, 6 साल हमारे शक्तिकांत दास जी काम किए। और एकमात्र प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो जो है आरबीआई के गवर्नर जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने। ये इनका भी निधन हुआ है दोस्तों, तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक तो ये बहुत बड़ी अर्थशास्त्री थे और बैंक की नौकरी का मतलब अर्थशास्त्री ही बनना होता है, अर्थशास्त्र में आपका ज्ञान ज्यादा होना चाहिए। तो डॉक्टर
मनमोहन सिंह जी कौन कौन से पोस्ट पे थे। अगर कोई फेमस व्यक्ति का निधन होता है तो वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, वहां से प्रश्न जरूर आता है। तो आप लोग बताइए डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन कौन सी पदों पे रहे हैं, कौन कौन से पद पे रहे हैं, कौन कौन से पोस्ट पर रहे हैं, कौन कौन से पोस्ट पर रहे हैं। तो दोस्तों वो हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर तो रहे ही हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी मुख्य वित्तीय सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे। वो हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, वित्त सचिव भी थे, वित्त सचिव भी थे। वो प्लानिंग कमीशन के योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो होता है वही सबसे मेन आदमी होता है, क्योंकि जो अध्यक्ष है वो तो प्रधानमंत्री जी हैं। तो योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया है, तो मेन उपाध्यक्ष ही सब कुछ देखता है। तो एक तरीके से योजना आयोग के भी प्रमुख के रूप में जो है इन्होंने काम किया है। ये दोस्तों आरबीआई के गवर्नर थे 15वें, ये नंबर भी याद रखिएगा, 15वें गवर्नर थे, क्योंकि इनका निधन हुआ है। ये 1982 से मुझे लगता है 85 तक ये गवर्नर थे। 1982 से लेकर 85 तक गवर्नर थे। मनमोहन सिंह जी से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि वो आरबीआई के गवर्नर थे और उनका निधन हुआ है। दोस्तों एकमात्र ऐसा भारत का व्यक्ति जिसने हर नोट पर सिग्नेचर किया वो मनमोहन सिंह जी थे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने नोटों पर सिग्नेचर किया, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी वो 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर करता है, वित्त सचिव ही 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर करता है, और दोस्तों आरबीआई का गवर्नर 2 रुपए और उससे ऊपर के नोटों को छापता है। तो आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर 2 रुपए और उससे ऊपर के नोट पर होता है। 1 रुपए का नोट और सिक्का भारत सरकार छापती है, भारत सरकार छापती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके दोस्तों एक बात और जान लीजिएगा कि कभी अगर आपसे पूछे कि 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, नई आर्थिक नीति, या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, नई औद्योगिक नीति, इन दोनों के जनक कौन थे, इन दोनों के फादर कौन थे, तो उसका भी आंसर होगा 1991। यानी कि मनमोहन सिंह जी ही नई आर्थिक नीति लेके आए थे, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए थे। कब लेके आए थे दोस्त, कब लेके आए थे? 1991 में। आर्थिक उदारीकरण यही लेके आए थे जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, जब ये भारत के वित्त मंत्री बने थे। क्या बने थे? वित्त मंत्री बने थे। तो ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो भाई अधिकारी थे, मंत्री कैसे बन गए, नेता कैसे बन गए? इनको अधिकारी से नेता बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और इनको देखा कि ये हर चीज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के भी आर्थिक सलाहकार थे, भारत के भी आर्थिक सलाहकार थे, वित्त मंत्री के भी आर्थिक सलाहकार थे। तो इनको सीधे बोला गया तुम सलाह दे रहे हो, तुम सीधे इसी कुर्सी पे बैठो और जो चेंज करना है करो, मैं तुमको पावर देता हूं। मंत्री भाई तुमको काम करना है, मंत्री रुकावट बन रहा है, मैं तुम्ही को मंत्री बना देता हूं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। एमएस हेम्बोम, आपको लग रहा है हिंदी नहीं आती है तो उर्दू में समझा देता हूं। एमएस हेम्बोम, यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है, मैसेज लास्ट में ही आपके लिए जाएंगे। मैसेज में किसी का नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? मैसेज के लिए आप लास्ट में करो। मैं यहां पे आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा हूं कि तुम्हारा मैसेज पढ़ने के लिए हम बैठे हैं। लिख रहे क्या मजाक हो रहा है सर, शुरू से लास्ट तक मैसेज किए आपने तो देखा ही नहीं। तो ये जो है यहां मजाक नहीं हो रहा है कि हम यहां पे मैसेज पढ़ने बैठे हैं, यहां पे क्लास हो रही है, मजाक नहीं हो रहा है। हेम्ब्रॉम, क्या नाम है तुम्हारा? हेम्ब्रॉम। इसलिए अपनी हैसियत और औकातानुसार जो है मैसेज करें। ओके, क्लियर है? ओके, वरना यहां से ब्लॉक भी कर दिया जाता है, फिर जीवन भर मैसेज करने के काबिल नहीं रहोगे। ओके, तो दोस्तों ये आरबीआई के 15वें गवर्नर थे, 15वें गवर्नर थे, इस बात को भी याद रखिएगा। ओके, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में तो हम लोगों ने डिटेल में नहीं बात करी, लेकिन यहां पे देखिए सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं। यानी जो जो मैंने मुंह से बताया था वो सब लिखित भी है। ऐसा नहीं कि जो मैंने मुंह से बताया वो कैसे लिखोगे, तो वो भी दिक्कत की बात नहीं है, वो भी लिखी हुई है, वो भी यहां पे लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहला गवर्नर जिन्होंने नोट पर हस्ताक्षर किए जेम्स टेलर, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। अब सीडी देशमुख के नाम से दोस्तों अभी चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। चर्चगेट रेलवे स्टेशन मुंबई में है, चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख के नाम पे रखा गया है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने आपको यह भी बताया था कि आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी थे, जो दिसंबर 2018 से दिसंबर 2021 के लिए और फिर दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक के लिए बने थे, और अभी दिसंबर में रिटायर हुए। तो दिसंबर में संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर बने, और संजय मल्होत्रा जी राजस्व सचिव थे। राजस्व सचिव थे। क्या थे? राजस्व सचिव थे। ठीक है, भारत के, यानी कि अभी जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है वो क्या थे? संजय मल्होत्रा जी रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। ये बस अब आप लिख लो कि संजय मल्होत्रा जी जो अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, मैं ही लिख देता हूं, संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के गवर्नर थे वो पहले, यानी कि दिसंबर में, यानी 2024 में राजस्व सचिव थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। यह भी बहुत बड़ी बात है, यह भी पूछा जा सकता है कि अभी जो आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं वो पहले किस पोस्ट पे थे? सेक्रेटरी। ऐसे ही खतरनाक प्रश्न पूछे जाते थे। ओके, क्लियर है? राजस्व सचिव जो होता है वो रेवेन्यू विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है।
आईएएस ऑफिसर होता है। ओके, बात समझ में आ रही है दोस्तों? बेनिकल रामाराव जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, 7 साल 197 दिन तक, वो 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक अपने पद पे थे। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन था? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी 6 साल रहे हैं। तो सेकंड हाईएस्ट कौन हो गया? जो अभी दिसंबर में रिटायर हुए, वो सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके सर, कल आप क्यों नहीं पढ़ाओगे? शैलेंद्र यादव कह रहे हैं। बा यार, तुम तो अंतर्यामी हो, तुमको कैसे पता हम कल नहीं पढ़ाएंगे? भविष्य देख रहे हो क्या? हमारे यहाँ पे ज्योतिष लोग भी आ गए क्या पढ़ने के लिए? दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे कम समय तक काम करने वाले व्यक्ति अमिताभ घोष जी थे। अमिताभ घोष जी मात्र 20 दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर थे। जब मनमोहन सिंह जी रिटायर हुए तो ये बने थे जनवरी 1985 से फरवरी 1985 तक। इसके बाद नरसिम्हन साहब, आर एन मल्होत्रा साहब, तमाम लोग जो है बनते चले गए आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, ओके चलिए अब कल के लिए एक प्रश्न ले लीजिए। 1938 में नोट छापा गया था, यह तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 5 रुपए का भी नोट छापा गया था, 10 का भी छापा गया था, 100 का भी छापा गया था, 1000 का भी छापा गया था और 10,000 रुपए का भी नोट छापा गया था। यानी आरबीआई अधिकतम कितने रुपए का नोट छाप चुकी है? 10,000 का नोट छाप चुकी है। कितने तक का छाप सकती है? तो 10,000 तक का छाप सकती है। लेकिन यह प्रश्न कुछ और कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 1938 में जो आरबीआई द्वारा जो नोट छापा गया था, पहला नोट, वो पहला नोट कौन सा था? पहला आरबीआई द्वारा छापा गया कितने रुपए का नोट था, यह भी बताना है आपको। ओके क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कल इसी के आगे से बात करेंगे। कल इसी से आगे से बात करेंगे। अभी आरबीआई के संगठन के बारे में बात करना है, आरबीआई के संस्थानों के बारे में बात करना है, आरबीआई के कार्यों के बारे में बात करना है, आरबीआई की सहयोगी संस्थाओं के बारे में बात करना है, 5 सब्सिडियरीज हैं, आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में बात करना है, आरबीआई के इनिशिएटिव्स के बारे में बात करना है, जम के बात करना है, दिल खोल के बात करना है। बने रहिए दोस्तों, टेलीग्राम पे जुड़िए और ऊपर जो है टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां पे से जुड़ जाइएगा। ठीक है, आज के लिए यही रखते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।